क्लास 10th सब पार्ट पॉलिटिक्स फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो पहले हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। पावर शेयरिंग अमॉन्ग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ स्टेट विज legislature, executive and judiciary is very important for the proper functioning of the democracy। यानी पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग होता है थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। क्या क्या होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रॉपर वर्क करने के लिए। तो ये हो गया आपका पावर शेयरिंग। फिर होता क्या है ये पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की ऐसी विचार और भावना है कि अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। यानी एक लोकतांत्रिक शासन जो है उसमें पावर शेयरिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती ही है, क्योंकि उसका प्रभाव वहाँ के जो मशीनरी होती है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उस पर होता ही है। एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, कि कौन लोग हैं जो वहाँ रहते हैं वो उससे प्रभावित होते ही हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक ऐसी विचार और भावना है जिसे डेमोक्रेसी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ऑल कम्युनिटीज़, सोशल ग्रुप्स गेट देयर से इन द गवर्नेंस, यानी वहाँ पर रहने वाली सभी कम्युनिटीज़, सभी सोशल ग्रुप्स गेट देयर से इन द गवर्नेंस, कि किस प्रकार से उस शासन व्यवस्था को चलाना है जिसमें कि उन सभी का कंट्रीब्यूशन थ्रू द इंस्टीट्यूशन होता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, क्योंकि इस प्रकार का जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है उसमें ऑल कम्युनिटीज़, ऑल सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उन सभी की ओपिनियन ली जाती है। उसके बाद उन सभी की ओपिनियन को शेप किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ जो हैं उनको तय किया जाता है। तो सबकी कंसल्टेशन जो होती है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए ये वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है कि एक ऐसी जुड़ी हुई विचार और भावना है जिसे कि डेमोक्रेसी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है? लेजिटिमेट वर्ड का मतलब होता है वैधानिक। ए लेजिटिमेट, वैधानिक का मतलब जो कानूनी ढंग से काम करे, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करे। तो ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन एक्वायर अ स्टेक। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी एक वैधानिक सरकार जो है इज़ वन वेयर सिटीजन एक्वायर अ स्टेक। स्टेक मीन्स होता है, स्टेक वर्ड का मतलब होता है खूंटा, और खूंटे का मतलब होता है एक लकड़ी या धातु का ऐसा टुकड़ा जो एक तरफ से नुकीला होता है, तो उसे हम खूंटा कहते हैं। तो वन वेयर सिटीजन एक्वायर अ स्टेक इन दिस सिस्टम, मतलब कि जो लेजिटिमेसी होती है किसी गवर्नमेंट की वो क्या करती है कि एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करती है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए बांधे रखने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर जो वर्ड स्टेक को यूज़ किया गया उसका मतलब होता है खूंटा, यानी कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो एक सिटीजन को क्या करती है कि इज़ वन वेयर सिटीजन एक्वायर अ स्टेक इन दिस सिस्टम, यानी वो जो सिस्टम होता है उसमें कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण कि सिटीजन जो होता है वो एक ही खूंटे से बंधा रहता है क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंसी पर बिलीव होता है। थ्रू पार्टिसिपेशन, और सभी उसमें जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसी बेसिस पर वहाँ पर बनी होती है, जिसके कारण कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेजिटिमेसी पर उन्हें बिलीव होता है।
लेट अस स्टडी द केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, यानी कि इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक का नाम है बेल्जियम और दूसरे का नाम है श्रीलंका। द टू कंट्री टैकल्ड देयर वेरी सिमिलर प्रॉब्लम्स, यानी यहाँ पर दो देशों के केस स्टडीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है बेल्जियम एंड सेकेंड है श्रीलंका, और दोनों ने अपनी सिमिलर प्रॉब्लम्स थी जिन्हें डिफरेंट वे में कैसे कैसे उन्हें शॉर्ट आउट करने के जो तरीके थे वो ढूंढे। तो इस तरह से पावर शेयरिंग जो है, फिर से एक बार बता दूं मैं आपको कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। यानी पावर शेयरिंग एक ऐसी लोकतांत्रिक भावना है जिसे डेमोक्रेसी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर, कि एक डेमोक्रेटिक शासन में पावर को शेयर करना ही होता है, क्योंकि विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, क्योंकि वहाँ पर अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होंगी तभी वो सफल होगा और उसमें रहने वाले जो ऑल कम्युनिटीज सोशल ग्रुप्स हैं उन सभी को सेटिस्फाई किया जा पाएगा। पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, क्योंकि उसमें पीपुल्स का कंसल्टेशन लिया जाएगा कि कैसे जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी को चलाना है। उनके वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाने हैं उनमें भी उनका कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन एक्वायर अ स्टेक इन दिस सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है वो एक स्टेक की तरह होती है, जिससे कि उसके सिटीजन जो हैं उसे एक्वायर करके उससे जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं थ्रू पार्टिसिपेशन करके तभी एक गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट होती है। लेट अस स्टडी द केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका के। अब हम दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स जो हैं वो पावर शेयरिंग के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट केस स्टडी जो है वो है बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है और एरिया वाइज वो हमारे इंडिया के एक छोटे से स्टेट हरियाणा से भी छोटा है और उसकी पॉपुलेशन भी हरियाणा से भी लगभग कम है। तो इस तरह का एक स्टेट है बेल्जियम, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम जो है एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, मैंने आपको जैसे बताया। तो ये बेल्जियम का मैप है। बेल्जियम जो है उसके मैप में आपको यहाँ पर 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर उसके 2 तो स्टेट्स हैं, एक उसका कैपिटल सिटी है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट है। यानी यहाँ पर जो है वो 3 लैंग्वेजेस मेनली जो है वो बोली जाती हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन इज़ ऑफ अबाउट 11 मिलियन, यानी कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट 11 मिलियन है, जिसमें 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। तो यहाँ पर है कि 59% जो टोटल पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके 2 स्टेट्स हैं। तो जो फर्स्ट स्टेट है फ्लेमिश रीजन, वहाँ पर 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रहते हैं एंड स्पीक डच भाषा को बोलते हैं। नेक्स्ट है 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन वेलोनिया रीजन, और 40% पॉपुलेशन जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं एंड स्पीक फ्रेंच। और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब 59 और 40 अगर हम ऐड कर दें तो हो गया 99। हमें चाहिए 1% और, तो रिमेनिंग 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्पीक जर्मन। तो शेष बचे हुए जो 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। अब इस मैप में जो इंडेक्स दे रखा है उसमें जो लाइट कलर से आपको रिप्रेजेंट किया गया है वो है ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन, वलोनिया डार्क कलर से है फ्रेंच स्पीकिंग,
और भी लाइट शेड है फ्लेमिश रीजन, डच स्पीकिंग है, एंड जो लाइनिंग वाला जो पार्ट आपको दिखाया गया है जर्मन स्पीकिंग है, ये रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पर है कि रिमेनिंग 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्पीक जर्मन, और जो बचे हुए 1% लोग हैं वे जर्मन भाषा बोलते हैं। तो 49% जो हैं डच स्पीकिंग हैं, 40% फ्रेंच स्पीकिंग हैं, एंड रिमेनिंग 1% जो हैं वो जर्मन स्पीकिंग है। तो 59 प्लस 40 प्लस 1 कितना हो गया? 100%। तो आपको ये हिसाब जो था वो पता है। हाउएवर इन द कैपिटल ब्रुसेल्स, अब क्या है कि ये जो बेल्जियम सिटी है ये ब्रुसेल्स की कैपिटल है, और कैपिटल में फिर से एक बार जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो सेपरेट है। तो 80% स्पीक फ्रेंच, यानी ब्रुसेल्स में 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% डच। यहाँ पर 80% फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स रहते हैं एंड 20% डच स्पीकिंग। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग वर, यानी जो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी मीन्स होता है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या पॉपुलेशन में कम है। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल स्पीकिंग वर रिलेटिवली रिच, जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स हैं वे रिच हैं काफ़ी एंड पावरफुल हैं। दिस वॉज रिसेंटेड बाई डच स्पीकिंग पीपल, यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं उनकी संख्या तो ब्रुसेल्स में कम है, लेकिन उनकी संख्या हाउएवर इन द कैपिटल ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल थी, 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीकिंग डच। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यानी फ्रेंच स्पीकिंग जो पर्सन्स थे वो पहले से ही रिच और पावरफुल थे, लेकिन वे माइनॉरिटी में थे क्योंकि डच की अपेक्षा उनकी जो टोटल पॉपुलेशन में जो उनकी संख्या थी वो कम थी। दिस वॉज रिसेंटेड बाई, क्योंकि फ्रेंच जो थे वो रिच एंड पावरफुल थे, इस बात से डच पर्सन्स जो थे वो नाराज़ थे। तो दिस वॉज रिसेंटेड बाई डच स्पीकिंग पीपुल। तो डच स्पीकिंग पीपुल जो थे वे स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते थे। रिसेंटेड मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी से नाराज होना। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते थे। हुज इकोनॉमिक डेवलपमेंट केम मच लेटर, क्यों रखते थे? क्योंकि उनका आर्थिक विकास जो था वो फ्रेंच की अपेक्षा काफ़ी लेट हुआ था। दिस लेड टू प्रॉब्लम्स, इसको लेकर उनके बीच कुछ समस्याएं थी। बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़, किनके बीच में? डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। और ये 1950s और 60s का जो डिकेड था उस समय की बात है। द डच स्पीकिंग वर ए मेजॉरिटी इन द कंट्री, जो डच स्पीकिंग पीपल्स थे कंट्री बेल्जियम में तो वे मेजॉरिटी में थे। मेजॉरिटी मीन्स बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मीन्स कि जिनकी संख्या टोटल पॉपुलेशन में ज़्यादा थी। बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स, लेकिन वे कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स था वहाँ पर माइनॉरिटी में थे, यानी कि उनकी संख्या जो थी वो कम थी। नेक्स्ट जो केस है वो है श्रीलंका, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रीलंका। तो अब हम श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं। ये श्रीलंका का मैप है। ये श्रीलंका का मैप है और इसमें इंडेक्स में आपको दिखाया गया है कि सिनहलीज जो हैं, ये जितना भी ग्रे कलर का पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये सारा जो ग्रे कलर का पार्ट है ये सिनहलीज लोग थे। सिनहलीज जो थे वहाँ की टोटल पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज जो था वो 74% था। उसके बाद सेकंड थे श्रीलंकन तमिल्स, जो कि श्रीलंका के नेटिव तमिल्स थे। तो थोड़ा सा उससे जो डार्क कलर है उससे रिप्रेजेंट किया गया श्रीलंकन तमिल्स को। देन
इंडियन तमिल्स जो थे उसको और भी डार्क कलर से ये वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। और उसके बाद जो सर्कल दिखाए गए हैं यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो मुस्लिम थे। तो इस तरह से ये श्रीलंका का मैप है जिसमें एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया है और इंडेक्स में जो है वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर दिया गया है। तो ये जो अपर पार्ट है इसको जाफना कहा जाता है और उसके बाद जो ये सेंट्रल पार्ट है कैनेडी कहा जाता है, ये इसका कैपिटल पार्ट है कोलंबो। तो इस तरह से ये श्रीलंका का मैप है और ये जो पार्ट है ये गल्फ ऑफ मन्नार है इसका अपर पार्ट, जो कि इंडिया से सेपरेट होने के बाद एक आइलैंड नेशन के रूप में फॉर्म होता है। तो हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका जो है वो एक द्वीपीय देश है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर, उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 21 मिलियन, यानी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 21 मिलियन है। सिन्हला स्पीकिंग पॉपुलेशन 74%। जैसा कि मैंने अभी आपको मैप देख के बताया कि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 74% जो हैं वो सिंगली भाषा बोलते थे, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो उसे सिन्हला लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंहली जो है वो श्रीलंका की भाषा है, जो वहाँ के बहुसंख्यक लोग जो मेजॉरिटी पीपल्स हैं वो लोग बोलते हैं। तो इसे सिन्हला या सिंगली कहते हैं, लेकिन लिखते हम सिन्हला हैं। 74% जो वहाँ पर पीपल्स हैं वो सिन्हला स्पीकिंग्स हैं। तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन 18%। यहाँ पर तमिल भाषा बोलने वाले 18% लोग हैं। आउट ऑफ विच श्रीलंकन तमिल, यानी कि इसमें से श्रीलंकन तमिल को यदि हटा दिया जाए तो 13 एंड इंडियन इमिग्रेंट तमिल 4%, यानी 13% जो तमिल्स श्रीलंकन तमिल्स हैं वे यहाँ पर तमिल भाषा बोलते हैं एंड इंडियन इमिग्रेंट तमिल्स हैं 4%। तो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन 18%। तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं यहाँ पर वो 18% हैं, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 4% जो हैं वो इमिग्रेंट तमिल्स हैं। अब बात आती है कि इमिग्रेंट तमिल्स कौन थे और यहाँ कैसे आए। जिस प्रकार से इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी रहा उसी प्रकार से श्रीलंका भी ब्रिटिश कॉलोनी था। और इंडिया का जो साउथर्न स्टेट है, साउथ ईस्टर्न जो स्टेट है उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कुछ वेस्टर्न पार्ट था जो कि उसके कुछ ड्रायर डिस्ट्रिक्ट थे, यानी सूखे ज़िले थे जहाँ पर वर्षा नहीं होती थी, जो वर्षा विहीन रह जाते थे। ऐसे ज़िलों में काफ़ी गरीबी देखने को मिलती थी। तो उस समय जब ब्रिटिश श्रीलंका में भी थे, इंडिया में भी थे, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में और श्रीलंका हुआ 1948 में। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि इन ड्रायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से वे काफ़ी सारे लोगों को इंडेंटर्ड लेबर के तौर पर श्रीलंका ले गए, जहाँ पर उन्होंने उनसे माइनिंग कराई, प्लांटेशन कराया और इनको एज लेबर वहाँ पर ले गए थे और ये वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते थे एज इंडेंट लेबर, जो कि फिर वहीं रह गए। तो इस तरह से वो श्रीलंका के निवासी हैं, लेकिन उनका परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम है वहाँ की पॉपुलेशन में। तो 74% जो हैं वो सिन्हला स्पीकिंग हैं। तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है टोटल 18%, जिसमें से आउट ऑफ विच श्रीलंकन तमिल 13%, यानी श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो 13% हैं एंड इंडियन इमिग्रेंट तमिल्स 4%। तो इंडियन इमिग्रेंट तमिल्स के बारे में मैंने आपको बताया, उनका जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन में वो ओनली 4% है। द सिन्हला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट, और जो सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म पर विश्वास करते हैं। एंड द तमिल स्पीकर्स आर मुस्लिम और हिंदूज, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं
उनमें से कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम्स भी हैं। अब एक और बात है जो यहाँ पर बताई जा सकती है, वो है कि जो बौद्ध धर्म था वो श्रीलंका में कैसे पहुँचा, कहाँ से पहुँचा। तो सम्राट अशोक जो थे, जब वो कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने जो उनके बंधु बांधव थे, उनके भाई बहन थे, तो उनको भेजा था कि आप बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। तो जब वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे तो श्रीलंका जो था उस मार्ग में आने वाला सबसे पहला द्वीपीय देश था जहाँ सम्राट अशोक के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो इस तरह से बौद्ध धर्म वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पर सिनला स्पीकर्स यानी कि जो 74% पॉपुलेशन है वो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, एंड द तमिल स्पीकर्स आर मुस्लिम्स और हिंदूज, वे हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। अबाउट 7% आर क्रिश्चियंस, और लगभग 7% लोग जो हैं उन्होंने ईसाई धर्म को भी अपना रखा है। हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला, इसमें से तमिल भी हैं और सिंघली भी हैं जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को एडॉप्ट किया। अब बात है कि क्रिश्चियन धर्म वहाँ कैसे आया या इस्लाम धर्म जो है वो वहाँ कैसे पहुँचा। तो उसके लिए जो है वो हमारा एक हिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। वहाँ पर इसे कोट किया गया है कि 17 to 15 सेंचुरी में हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, जो श्रृंखला है, उसके बीच से एक नेचुरल एक रूट था, एक पथ था जो कि एशिया से यानी चीन से भारत को, भारत से यूरोप यानी भारत से चीन को, यूरोप को और अफ्रीका के कुछ देशों को जोड़ता था। इस तरह से एक रास्ता था जिसका नाम था सिल्क रूट। और सिल्क रूट इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि सिल्क रूट जो था वो हिमालय में जो नेचुरल पासेस थे उनके थ्रू एक पैदल रास्ता था जो कई देशों को आपस में जोड़ता था, जिससे कि चीन क्योंकि उस समय वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी का सिल्क था वो प्रोड्यूस किया करता था और इसी मार्ग से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया करता था। तो इसलिए चीन के सिल्क उत्पादन के कारण इस मार्ग का नाम सिल्क रूट पड़ा। और 17 to 15 सेंचुरी ये मार्ग जो था वो एक्सिस्टेंस में रहा। और इसी समय चाइना से बनाई गई पॉटरी मीन्स चीनी मिट्टी के बर्तन जो थे वो इसी मार्ग से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए जाते थे। जबकि भारत इसी समय इस मार्ग से मसलिन यानी कि मलमल का जो कपड़ा होता था, जो बहुत ही फाइन कॉटन फाइबर से बनाया जाता था, विश्व प्रसिद्ध, उसको निर्यात करता था। उसके बाद स्पाइसेस एंड सम प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स जो थे उनको इसी मार्ग से निर्यात किया करता था। तो उसी समय नेपाल के बॉर्डर पर, जहाँ आज बिहार राज्य है, हमारा बिहार, झारखंड ये राज्य हैं, तो वहाँ पर दो धर्म जो थे वो जन्म ले रहे थे। एक था बौद्ध धर्म और एक था जैन धर्म। उसी समय की बात है कि वर्ल्ड में दो और धर्म जो थे उनका जन्म होता है, वो थे क्रिश्चियन और इस्लाम। तो क्रिश्चियन और इस्लाम जो थे वो इसी मार्ग से हमारे देश में यानी भारत में आए और भारत से धीरे धीरे हमारे जो पड़ोसी देश थे उनमें गए और हमने भी उनके बदले यानी जो कल्चरल एक्सचेंज था वो किया। क्योंकि हमने क्या किया कि दो धर्म दुनिया से लिए, वो कौन थे, इस्लाम और क्रिश्चियन, और दो धर्म जो थे वो दुनिया को दिए, वो कौन से थे, वो थे जैन और बौद्ध। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो था वो क्रिश्चियनिटी जो है वो आई थी। तो फिर क्या होता है कि अबाउट 7% आर क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिनलास। श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। अब श्रीलंका के जो नेटिव तमिल्स थे वे अधिकतर कहाँ विकेंद्रित थे, श्रीलंका के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में रहा करते थे। व्हाट कुड हैपन, क्या हुआ वहाँ पर जिसके कारण कि वहाँ पर कोई डिस्प्यूट जो था वो हुआ या फिर जो प्रॉब्लम थी वो खड़ी हुई। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड हैव ईजिली टेकन एडवांटेज। बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी थी उन्हें बहुत ही आसानी से एडवांटेजेस जो थे वो मिले
ऑफ इट्स मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, उनकी संख्या टोटल पॉपुलेशन में ज़्यादा थी। कितनी थी? 59%। एंड फोर्स इट्स वेल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। लेकिन जल्दी ही जर्मन और फ्रेंच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी वो भी चाहती थी कि उसी तरह के जो एडवांटेजेस हैं जो डच स्पीकिंग पीपल्स को मिल रहे हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। दिस वुड हैव एस्केलेटेड। एस्केलेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी स्थिति का अधिक तीव्र होना, यानी कि ये जो इकोनॉमिक एडवांटेजेस लेने की या डेवलपमेंट होने की जो प्रोसेस थी उसमें एक तीव्रता आती जा रही थी, यानी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, क्योंकि एक जो थी वो पहले से ही डेवलप्ड थी क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में उनकी संख्या अधिक थी। जो माइनॉरिटीज़ थे वो चाहते थे कि इसी तरह के इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। तो दिस वुड हैव एस्केलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द कम्युनिटीज़, यानी कि जो स्थितियाँ तीव्र हुई उसके कारण क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गए। दिस कुड इवन लीड टू ए पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जिसके कारण कि क्या हुआ कि देश में एक वैचारिक मतभेद की जो स्थिति थी वो प्रारंभ हो गई। एंड बोथ द साइड्स, और दोनों तरफ से यानी दोनों कम्युनिटीज़ की ओर से वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, कि वे लोग जो वहाँ का कैपिटल सिटी था ब्रुसेल्स उस पर अपने अपने नियंत्रण का दावा करने लगे। इन श्रीलंका, अब देखते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ कि द सिनला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी, क्योंकि सिनला कम्युनिटीज़ जो थी टोटल पॉपुलेशन में उनकी संख्या कितनी थी? 74%। तो मेजॉरिटी में थे क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो वहाँ पर एक नया जो विचार था उनके मन में वो क्या था? मेजोरिटेरियनिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुसंख्यकवाद। और बहुसंख्यकवाद ही जो था वो बाद में विवाद का कारण बना। तो बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, यानी उनको लगता था क्योंकि हम बहुत बड़ा एक कम्युनिटी हैं, हमारा मेजोरिटी में ज़्यादा हिस्सेदारी है, इसलिए जो पूरा देश है उस पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए और जो सुविधाएं हैं वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें ही इंजॉय करना चाहिए, ऐसा उनका सोचना था। दीज टू कंट्रीज हैड ए सिमिलर प्रॉब्लम। यद्यपि ये जो दोनों ही देश हैं देखा जाए तो इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सिमिलर थी। दे टैकल्ड, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि दोनों ही, वो वहाँ बहुसंख्यक थे, वो ये यहाँ बहुसंख्यक थे और दोनों ही जो हैं वो क्लेम कर रहे थे। तो दे टैकल्ड दिस इशू, कि देखना ये है कि उन्होंने इन इश्यूज़ को कैसे टैकल किया। इशू वेरी डिफरेंटली लीडिंग टू वेरी डिफरेंट आउटकम्स, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, जो सिमिलर प्रॉब्लम्स थी, उनको टैकल करने के उनके अपने अपने तरीके थे, जिसके कारण कि उनके जो आउटकम्स हुए, जो रिजल्ट्स हुए वो भी अलग अलग रहे।